पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है विद सिंगल बाइनरी ऑपरेशन या दो बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ सिखाया। और मैं आपको यहां तक लेके आया रिंग तक। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है फील्ड, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए कि फील्ड होता क्या है। तो फील्ड कोई भी हो, ये ये एक फील्ड है। इन जनरल हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्योंकि नॉर्मली ये आर या सी में हम ज्यादा यूज करेंगे। अलजेब्रा में तो हम फाइनाइट फील्ड पे भी काम करते हैं, लेकिन एनालिसिस में काम करते हैं ऐसा। तो मैं सिंपल एक दो ही ऑपरेशन ऐसे ले लेता हूँ। ये है, अभी मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सोचूं तो ये पहले के साथ एबिलियन होगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि ये एबिलियन होगा। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है तो जीरो छोड़ दीजिए, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना पॉसिबल नहीं है। तो एबिलियन ग्रुप दोनों में ही होना चाहिए। बस इतना ही याद रखिए। अगर इतना है तो आप कह सकते हैं कि ये फील्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फील्ड में कुछ नहीं है बच्चों, दोनों ऑपरेशन में एबिलियन होना चाहिए बस। अब दोनों में कैसे होगा एबिलियन? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो सब जगह ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लाओगे जीरो का? जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपको वन अपॉन जीरो टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा। तो भाई जीरो को छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो जीरो छोड़ के बाकी सब, तो फील्ड इतने को ही बोलते हैं। आप यहां तक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जो बाकी थ्योरी है अलजेब्रा की उस पे नहीं जाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम फील्ड को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? उसकी वजह यह है कि मैथमेटिकली हम इस पूरे पेपर में जितना भी खेल खेलेंगे वो इसी फील्ड के ऊपर होगा। आप एक बात समझिए, मेरे पास 2x+1 = 5 एक इक्वेशन। अगर फील्ड का स्ट्रक्चर ना होना तो मैं बच्चों ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर सकता। आप इसको देखोगे तो 2x = 4 आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा एड्स चाहिए जो, या मान लो सपोज मेरे पास ये 2 ले लेता हूँ, तो ये 1 आ जाता है। अब आप कहते हैं कि 8 से जो है 1/2 है। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 8 से जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जो 8 से है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई, 1 आ गया। ठीक हो गया। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से एडजस्ट भी तो करना चाहिए फिर। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन दूसरा ऑपरेशन लेना पड़ा। तो जब तक सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है ना? सर हाँ प्रियांशु। सर इसको हम फील्ड को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम्म। सर, जैसे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर पोजेसिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग है, बिल्कुल। विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये भी सही। और विद यूनिटी भी बोला था। विद यूनिटी, हाँ ये भी ठीक है। वही सब जोड़ो। पोजेसिंग इनवर्स। और इनवर्स। तो अब आप देखो कि ये बन जाएगा। ये सब मिलाओगे तो ये फील्ड ही होगा, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली यहां तक जो है स्ट्रक्चर जो है ना, ये मैंने छोड़ दिया था। इसको बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। ये नाम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो ऊपर के तीन है, कम्यूटेटिव रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर और विद यूनिटी, इतने का नाम इंटीग्रल डोमेन है। और उसमें हर एक एलिमेंट इनवर्स भी एडजस्ट कर जाए तो अब ये दोनों मिला के अब ये पूरा फील्ड हो गया। तो फील्ड में अगर इनवर्स वाला हटा दें तो क्या बनता है, ये भी इस बहाने क्लियर हो गया।
फील्ड माइनस इनवर्स इंटीग्रल डोमेन, ऐसे समझिएगा। तो फील्ड के बारे में अगर आपको ये समझ में आया कि अच्छा हर एक का इनवर्स होना, इनवर्स पे बहुत फोकस है यहाँ। अगर आप ये समझ पाए कि अच्छा फील्ड याद करना बहुत आसान है, तो बच्चों आप फील्ड के आधार पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करें। इतना समझ में आया है तो आगे बढ़े आप। यस सर। तो यहां से हम लोग अब बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। ये कि वेक्टर स्पेस जो होता है वो वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो ये क्या है थोड़ा सा ये समझिएगा। हम लोगों ने जो वेक्टर्स पढ़े वो 11th 12th क्लास में सभी ने पढ़े होते हैं, और वहां वेक्टर का मतलब इस तरह के क्वांटिटीज जिनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, वेक्टर की लंबाई भी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा पढ़ा है सभी लोगों ने। अच्छा बच्चों, ये एक ए वेक्टर है, तो माइनस ए भी एक वेक्टर होगा और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये ठीक अपोजिट हो गया। अब उतना बढ़िया बना नहीं, आप समझ जाइएगा। ये हो गया माइनस ए। इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो वो जीरो आएगा या जीरो वेक्टर आएगा? जीरो वेक्टर आएगा। जीरो वेक्टर आएगा। उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? सर इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। हम्म। सर नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन नहीं है तो ये वेक्टर कैसे है? हम्म। सर ये फील्ड में भी होगा, दोनों में होगा। नहीं, हम लोग कहते हैं ना, दो वेक्टर का सम वेक्टर होता है। माइनस ए भी वेक्टर है, प्लस ए भी वेक्टर है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी। हम्म। आर्बिट्ररी का मतलब आप मान लो जहां को मानना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो ये ऐसे सवाल हैं जो किसी इंटरव्यू में, किसी वाइवा में आपको परेशान कर सकते हैं। क्या दो वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब होता है। तो ना ठीक है, फिर ए प्लस माइनस ए कर लो। आप बताओ इसकी डायरेक्शन कहाँ को है? तो आप कहेंगे जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। इस लाइन को समझिएगा, ये तो सवालों में फंस सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े। बच्चों फिर वेक्टर्स की पूरी दुनिया है, एक बहुत बड़ी दुनिया है वेक्टर्स की। और पूरा वेक्टर का स्पेस हम डेवलप कर रहे हैं, और उसमें अब जब स्पेस बनाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी और भी डालेंगे। अब जो बाकी वैरायटी भी हम डालेंगे तो उसके लिए हमने यहां पर ध्यान दीजिए। वी है, एक एफ है, आपके पास एफ फील्ड है, और हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। नाम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस। अच्छा, ये कब होता है, ये क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको देखिएगा। वी भी एट सेट होगा। अच्छा, कई लोग ये मान के चलते हैं कि वी, ये जो एफ है, इज अ सबसेट ऑफ वी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये गलत है। ये पहला सवाल यहाँ यही पूछा जाता है कई जगह, क्या जो फील्ड है वो वी का सबसेट होना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन 99% मामलों में ऐसा होता है कि वी का सबसेट एफ हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों तरह के सवालों पे जा रहा हूं। सामान्य तो आप गौर करेंगे कि जो वी एट सेट है और एफ पी एट सेट है, वी का सबसेट एफ आपको अधिकतर मामलों में मिलेगा। लेकिन आपसे अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए क्या ऐसा होना आवश्यक है, जरूरी है, तो आप कहेंगे नहीं, हम काउंटर एग्जाम्पल देंगे आगे।
कि जहां बीटा सबसेट एफ नहीं हो पाएगा, लेकिन 99% में होता है ऐसा। जैसे मैं आप बाद में बनाऊंगा, तो वेक्टर स्पेस में बनाऊंगा सी ओवर आर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के जो है वेक्टर स्पेस आर की वजह से बना, आर फील्ड का काम करेगा यहां पर। या मैं आर का वेक्टर स्पेस बनाऊंगा ओवर क्यू। तो ये सबसेट हैं, और अधिकतर मामलों में हमारा काम इन्हीं से चलता है। तो अधिकतर मामलों में तो ऐसा होता है, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, क्योंकि ऐसे काउंटर एग्जांपल हैं। दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को? मेजोरिटी तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये रूल नहीं है कि एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ये सवाल पूछा जाए, ये पूछा भी जाता है काफी फ्रिक्वेंटली, तो आप कहेंगे नहीं, बीटा सबसेट जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे कि वी प्लस जो होना चाहिए वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए यहां पर। इसको वेक्टर एडिशन कह सकते हैं। वेक्टर वी के एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं और एफ के एलिमेंट को स्केलर बोलते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात को। वी के एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा में या फंक्शनल एनालिसिस में वेक्टर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, प्लीज अपनी डेफिनेशंस को सुधारिएगा। स्केलर किनको कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उनको स्केलर कहते हैं। आप 11th क्लास की डायरेक्ट डेफिनेशन मत दे दीजिएगा प्लीज यहाँ। हिसाब जिनका डायरेक्शन या वो नहीं होता, वो केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर होते हैं। आप जब डेफिनेशन अपग्रेड कर रहे हैं तो सारी करेंगे ना। तो सभी लोग समझिए। अब आगे को वेक्टर, जैसे सेट के एलिमेंट्स को पॉइंट बोलते हैं। अब मान लो दुनिया के सभी देशों का एक सेट बनाया, तो उसमें एक देश भारत भी आया हमारा, तो वहां पर वो पॉइंट है इंडिया। मतलब वहां पर चूंकि सेट के एलिमेंट को पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट मतलब वो पेन की नोट से बना के कॉपी में मत दिखाइएगा कि ये पॉइंट है ना। सेट के एलिमेंट को पॉइंट बोलते हैं, बस सीधी लाइन ये है। अगर सोलर सिस्टम के जितने प्लेनेट हैं उनका सेट लिया जाएगा, तो हर प्लेनेट एक पॉइंट है। कोई गैलेक्सी उठाओगे तो कई सोलर सिस्टम पॉइंट होंगे। अब वो तो डिपेंड करता है कि आप सेट क्या ले रहे हैं। तो अगर आप मुझसे मैथ्स में पूछा जाए व्हाट डज इट मीन बाय अ पॉइंट, तो आप कहेंगे एलिमेंट ऑफ अ सेट इज अ पॉइंट। बच्चों, डेफिनेशन रिवाइव हो पा रही है प्रॉपर? यस सर। हाँ, पॉइंट क्या होता है? उन्होंने साहब सेट का एलिमेंट होता है। अब आप सेट बता दो क्या है, तो हम पॉइंट बता दें। ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट मतलब एक ही चीज पे नहीं चिपकना है। ऐसे ही वेक्टर क्या होता है? वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। स्केलर क्या होता है? फील्ड के एलिमेंट को स्केलर बोलते हैं। ये याद रखिएगा। तो बच्चों, यहां पर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, उसको कहेंगे ए अल्फा बिलोंग्स टू बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये बड़ी मजेदार चीज है। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन एक सेट के अंदर लगता है। आप ये समझिए, आप पहले ही कह रहे हैं कि एफ मे नॉट बी सबसेट ऑफ बी। तो भाई, एफ अलग है, वी अलग है। एक एलिमेंट आप एफ से ले रहे हो, एक एलिमेंट वी से ले रहे हो, और जो आउटपुट है वो हमेशा वी में है। क्या आप इसे बाइनरी ऑपरेशन कह पाओगे? हाँ या ना? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि सर वो उसी पर मैप करता है ना।
बाइनरी हाँ जिस भाई, बाइनरी ऑपरेशन तो 8 सेट के ऊपर होता है बेटा। इसमें तो दो डिफरेंट सेट के एलिमेंट हैं। तो यहाँ बाइनरी का कंसेप्ट नहीं भी है। अब आपने ये भी देखा कि अच्छा इस डेफिनेशन में बाइनरी नहीं भी है। तो पहले तो प्लीज वेक्टर एडिशन में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एक एलिमेंट एफ का और एक वी का होगा तो आउटपुट हमेशा वी में होगा। ठीक। इसके बाद बच्चों चार प्रॉपर्टी स्पेशल और वेक्टर स्पेस के लिए। वो चार क्या हैं? आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे? ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो तो ए अल्फा प्लस ए बीटा होना चाहिए। और क्या है भाई? अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ए प्लस बी टाइम्स अल्फा हो तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा होना चाहिए। और लास्ट में वन इंटू मल्टीप्लिकेशन अल्फा यूनिटी। अल्फा होना। वन का मतलब वही यूनिटी से मतलब फील्ड में। ये चार स्पेशल प्रॉपर्टीज प्लस वी प्लस इज एबिलियन ग्रुप प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वेक्टर स्पेस। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? ये तो पढ़ा होगा। वेक्टर स्पेस में ये सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब किसी किताब ने वेबिलियन को फालतू लंबा चार पांच प्रॉपर्टी यहां घुसाई होंगी, एट ये हो जाएगी छह। कईयों ने तो याद की होती है जी 10 प्रॉपर्टी होती है भाई। तो ऐसे। सर इसमें जरूरी होता है क्या? सर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने लिया है वो फील्ड का ही मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। नॉर्मली ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा लिया है, लेकिन ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। यस सर। हाँ। अब हम यहाँ पर जब पढ़ रहे होंगे तो आप गौर करेंगे कि हम लोगों ने जो फील्ड लिए हैं पूरी लीनियर अलजेब्रा पढ़ते समय या फंक्शनल में भी हम दो ही फील्ड पे काम करेंगे। सारे फील्ड पे काम नहीं करेंगे। एक सी पर और एक आर पर। तो नॉर्मल यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन वही है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ दो ही फील्ड में काम करेंगे सब जगह पे। अलजेब्रा जब पढ़ते हैं डिटेल में तब आप देखते हैं फील्ड ही अपनी एक वैरायटी है जबरदस्त। हर ब्रांच का अपना एक अट्रैक्शन है शानदार, जिसको अच्छा लगता है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार इस दिमाग को भी सुकून मिला। अब मजेदार स्थिति क्या है बच्चों, इस पूरी डेफिनेशन में क्या नहीं है? अगर कोई कहे तो वो नहीं है दो वेक्टर का एक साथ प्रोडक्ट। ये नहीं है। कहीं आपने अल्फा इंटू बीटा एक साथ मल्टीप्लाई नहीं देखा होगा, क्योंकि दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। अगर आप वेक्टर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लें, 11वीं 12वीं वाली भी, तो बच्चों आपने वहां पढ़ा होगा कि वेक्टर का, दो वेक्टर के बीच या तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम क्या लें, क्योंकि हमने तो वेक्टर ही जनरलाइज कर दिए। तो वेक्टर के बीच जो भी होना चाहिए, सामान्य मल्टीप्लिकेशन तो होता ही नहीं था ना, तब भी नहीं होता था, मैं ये कह रहा हूं। तो अभी भी नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे? वेक्टर्स के बीच आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे? वहां तो डॉट प्रोडक्ट था आपके पास, यहां क्या करेंगे? तो बच्चों उसका नाम है इनर प्रोडक्ट। हम हर चीज को जनरलाइज कर रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इनर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन है। क्यों है जनरलाइजेशन? डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सपोज ये है, और कोई बीच का एंगल थीटा है, तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ ए डॉट बी ये है, मॉड ए मॉड बी क्रॉस थीटा। अब सवाल ये उठेगा कि यहां पर जो आपने डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की बनाई है, अब इस वेक्टर स्पेस में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? आप इस बात को समझिएगा प्लीज।
हम लोग इसमें, मैं कराऊंगा इसको, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज अगर मैं लूं तो वो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस सब आर पे लूंगा मैं नॉर्मली, वो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शंस वो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस वो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो हमारी तो डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। अब मजेदार स्थिति है, कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने कहा, अरे भाई एक कंटिन्यूअस फंक्शन ये है, मान लो एफ, एट इधर ये आ गया जी। अब इनके बीच डॉट प्रोडक्ट तो डिफाइन नहीं कर सकते। इनके लिए तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस वेक्टर की लेंथ कैसे निकालें, क्योंकि वेक्टर तो टेढ़ा मेढ़ा है हमारा। तो बच्चों, लेंथ वाली जहां भी समस्या आएगी कि इनकी लेंथ कैसे निकालें, तो 11th क्लास में तो लेंथ सिंपल था, मॉड ले लो, लेंथ आ गए। यहाँ लेंथ का जो जनरलाइजेशन है उसी को बोलते हैं नॉर्म। वेक्टर की नॉर्म ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा, एक अल्फा है, दो डंडे इधर दो डंडे इधर, इसको नॉर्म बोलेंगे। ये लेंथ है, ये कैसे डिफाइन होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। अच्छा, तो नॉर्म ही पढ़ाना अपने आप में टाइम टेकिंग है। वेक्टर की लेंथ ऐसे डिफाइन करेंगे। दूसरा, ये बीएससी फाइनल में कहीं नहीं था। बीएससी फाइनल की लीनियर अलजेब्रा में आपने जब वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, तो आपने कहीं लेंथ का नोशन नहीं पढ़ा होगा वहां, कि यार वेक्टर की लेंथ भी तो हो सकती है, ये नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, नॉर्म का कंसेप्ट आ गया साहब। फिर बच्चों, दो वेक्टर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी, तो जो डिस्टेंस है उसका जनरलाइजेशन पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मीट्रिक। तो मीट्रिक स्पेस इसीलिए बनाया कि दूरी कैसे कैसे निकाली जा सकती है, मैं यहाँ ये भी बताऊंगा। आप लोगों को वो भी सीखना चाहिए। फिर उनका तो मैं अब आपको ऐसे समझाता हूँ। एक तो आपने यहाँ वेक्टर पढ़े थे 11th क्लास में, उसका जनरलाइजेशन होगा। दूसरा, यहाँ लेंथ होती थी, यहाँ नॉर्म होगा। नॉर्म ऐसे लिखते हैं, दिस। यहाँ डिस्टेंस होती थी 11th 12th क्लास में। अब हमारे पास मीट्रिक होगा, उसकी जनरलाइजेशन, हर चीज का जनरलाइजेशन पढ़ना। यहाँ डॉट प्रोडक्ट था या स्केलर प्रोडक्ट, जो भी बोले, डॉट या स्केलर, और उसका जनरलाइजेशन यहाँ होगा इनर प्रोडक्ट। यही पढ़ना है। तो जब मेरे पास एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा बच्चों, तो उसमें मैं नॉर्म का कंसेप्ट भी अगर ला पाया, तो वेक्टर स्पेस प्लस नॉर्म, तो इसको बोलते हैं नॉर्म लीनियर। वेक्टर स्पेस को हम लोग ज्यादातर यहाँ लीनियर स्पेस बोलते हैं बच्चों। अब हम वेक्टर शब्द कम यूज करते हैं, हम उसको लीनियर स्पेस बोलते हैं। तो वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस प्लस नॉर्म का मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इसको मैं नॉर्मली एनालिसिस ही लिखवा करूंगा अब आगे को शॉर्ट में, नॉर्म लीनियर स्पेस। अब मेरे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है, और उसमें रियल एनालिसिस का एक कंसेप्ट लगाऊंगा, कंप्लीटनेस। आप कहेंगे ये क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ी रियल पढ़ानी पड़ेगी, कि अगर कोई स्पेस ऐसा है जो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो या हर क्रॉसिस सीक्वेंस इसी में कन्वर्स करता है, तो इसको कहेंगे बनाट स्पेस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद में। उसके बाद जब बनाट स्पेस हो जाएगा, तो बनाट स्पेस क्या क्या हुआ ध्यान से जब देखिए। बनाट में क्या क्या आया बच्चों? बनाट स्पेस का मतलब वो क्या होना चाहिए? लीनियर स्पेस होना चाहिए, मतलब वेक्टर स्पेस। और क्या होना चाहिए? उसमें नॉर्म डिफाइन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसे कंप्लीट होना चाहिए। तीन चीजें जब पढ़ेंगे तब जाके बनाट बनेगा। और जब बनाट हो गया,
तो उसमें इनर प्रोडक्ट जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा हिल्बर्ट स्पेस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा यार, इसमें तो सभी कुछ है, खिचड़ी है। यही बात मैंने शुरू में कही थी, सारी एनालिसिस लग जानी है इसमें, रियल एनालिसिस भी लगेगी, आपको कंसेप्ट मीट्रिक स्पेस भी, टोपोलॉजी का कंसेप्ट भी आएगा, एलिमेंट्री मेजर थ्योरी भी चाहिए, और लीनियर अलजेब्रा भी चाहिए। तो इसकी फाउंडेशन बनाने में ज्यादा समय लगता है मुझे, क्योंकि मैं सीधे कैसे शुरू कर सकता हूं। लेकिन अगर आप चीजों को सिस्टमेटिक सीखना चाहते हैं, तो इस क्लास में आपको बहुत मजा भी आएगा, आप कई चीजें जोड़ पाएंगे, आप ध्यान में आएगा कई चीजें कि अच्छा वहां ये नहीं होता था। जैसे बीएससी फाइनल के बच्चे ये नहीं पता कर पाते कि अच्छा यार, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में क्या कमी है, उन्हें क्या पता क्या कमी है। कमी यह है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, कमी यह है कि वेक्टर की लेंथ डिफाइन नहीं है, कमी यह है कि वेक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, केवल फाइनाइट डायमेंशन में बात हो रही है। तो इस तरह से कुछ कमियां हैं जिनको हम यहाँ दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि फाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट के लिए तैयारी चल रही है, इस चक्कर में इतना सब पढ़ना पड़ेगा। यहाँ ये बात समझ में आ पाई आप लोगों को या नहीं आई? यस सर। अच्छा ये बताइए, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस कैसे हुआ? कोई पूछे कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, या है तो कैसे है, तो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मैं समझाना चाहूंगा, किसी को डाउट नहीं है तो नहीं समझाना चाहूंगा। आप लोग बताइए क्या करूं? किसी को बताना है? समझा दीजिए। अच्छा, देखिए, सी जो है, पहले क्या करना हुआ, एडिशन में क्या प्रूफ करना हुआ, एबिलियन प्रूफ, यही लिखाया था मैंने। तो बेटा ये आपको शायद आता हो, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, वो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, एसोसिएटिविटी का मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहले कोई भी दो जोड़ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज एसोसिएटिविटी एडिशन में। अब आया एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो प्लस आयोटा जीरो जोड़ लो ना, जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो आप समझेंगे अच्छा ही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जोड़ो उतना ही रहेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर ए प्लस आयोटा बी आपके पास है कोई नंबर, तो माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी भी होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों को जोड़ के आइडेंटिटी आएगी। और लास्ट में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको जोड़ते समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा है। तो आप लोग बताइए, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन में एबिलियन ग्रुप हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है वो हमेशा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप लोग बताइए बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं जेड, कोई भी, ए प्लस आई बी, और एक रियल नंबर ले लेता हूं कोई आर, दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो सी में ही आया ना। हमने पढ़ा था कि v ओवर f में अगर एक f से एलिमेंट उठाएं, एक b से उठाएं, तो प्रोडक्ट हमेशा v में आना चाहिए। तो एक r से ले लिया, एक c से ले लिया, तो आउटपुट हमेशा दोनों का जो है c में आ रहा है ना। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं, जस्टिफाई। और इससे ये भी पता लगा कि r ओवर c वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब फिर इस प्रॉपर्टी से ये पता लगा, क्योंकि r में और c में लेंगे तो r में नहीं आ पाएगा ना। तो r ओवर c वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। अच्छा, तो बच्चों अब ये बताइए, r ओवर r वेक्टर स्पेस हुआ या नहीं हुआ?
इसमें ये सही है लिखना ऐसा? आप लोग इतना लंबा गैप करते हैं बीच में कि कोई जो इस वीडियो को बाद में देखेगा वो सोचता रहेगा कि बीच में लोग सो जाते हैं शायद इसमें। होगा सर। होगा सर। हम्म। अरे इसमें कोई बड़ी बात है, रियल नंबर लो। आर एडिशन में एबिलियन ग्रुप होता ही है, एक रियल नंबर लो, दूसरा रियल नंबर लो, और रियल नंबर ही आना है, क्या दिक्कत? आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। अच्छा यार ये बताओ, सी ओवर सी जब वेक्टर स्पेस हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो आप लोग ये जानते होंगे इसमें कि नॉर्मली जो क्यू है वो आर का सबसेट है और आर सी का सबसेट है, और ये तीनों फील्ड हैं, बड़े महत्वपूर्ण फील्ड है। तो सी ओवर सी, सी ओवर आर, सी ओवर क्यू, ये तीनों बन जाएंगे। इसके अलावा आर ओवर आर और आर ओवर क्यू, ये भी बनेगा, क्यू ओवर क्यू भी बनेगा। ये सब वेक्टर स्पेस है। इसी को पढ़ते हैं कई लोग और उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि अच्छा इसका मतलब फील्ड हो वी इज अ सबसेट, नहीं एफ इज अ सबसेट ऑफ वी होना चाहिए, जो कि इन जनरल मैंने पहले भी कहा सही नहीं है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा हो जाता है। तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की जिम्मेदारी आप लोगों की। वेक्टर स्पेस के बारे में जो शुरुआती मैटर होता है, प्लीज अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे हमारी भी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि रियल भी पढ़ाते हुए बच्चों आपको पढ़ाना पड़ता है कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो कहानी फील्ड से ही शुरू होती है, चाहे रियल एनालिसिस पढ़ें चाहे लीनियर अलजेब्रा पढ़ें। पढ़नी हमने दोनों चीजें हैं अब शुरुआत में। आज मैं आप लोगों को यहीं तक पूरा करूंगा, इससे आगे कल करेंगे।